आज हमने टॉपिक लिया है कोलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज। तो एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या बताता है कि इंडिया के ऊपर अलग अलग रीजन में अलग अलग जो रूलर्स थे उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल किया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग सिटीज़, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाउन डेवलप हो गए। और कैसे डेवलप हो गए, क्यों डेवलप हो गए, इसके बारे में हमें ये बताया गया है। ये फोर्ट विलियम का एक फ़ोटो दिखा है जो कलकत्ता में है। उसके बाद एक सिटी का एक फ़ोटो दिया है। तो एग्जैक्टली सिटी वगैरह क्यों डेवलप होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो कोलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज। तो अर्बनाइजेशन क्यों होता है? इट रेफर्स टू द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज मेनली ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर रीजन का ग्रोथ होता है या प्रोग्रेस होता है या डेवलपमेंट होता है, यानी कि बड़े शहर बनते हैं, बड़े सिटी बनते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन ऐसा कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड ज़्यादा है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि लोग एक्चुअली काम के लिए बहुत पर्टिकुलर एक जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो उसको ही हम अर्बनाइजेशन कहेंगे। तो जैसे पहले के टाइम पे जब इंडस्ट्री नहीं थी, तभी भी दिल्ली, आगरा, मथुरा, वाराणसी, फतेहपुर, सूरत, ये अलग अलग क्या था, ये सिटी डेवलप हुआ था। ये अलग अलग सिटी डेवलप होने के पीछे क्या रीज़न था? तो ये रीज़न ये था कि उधर क्या होता था कि पहले टेक्सटाइल या हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्टमैन की बहुत ज़रूरत थी, या आर्टिजन लोगों की ज़रूरत होती थी। तो वहाँ लोग वहाँ जाते थे और वहाँ काम करने के उद्देश्य वहाँ जाके सेटल होने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो तभी क्या था, जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे जैसे अवध था, बंगाल था, उसके बाद हैदराबाद था, तो ये क्या हो गया, ये रीजन एंड उसके जो कैपिटल थे इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गया, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े बड़े मान लीजिए ट्रेडिंग सेंटर ओपन हो गए। तो वहाँ क्या हो गया कि लोग अट्रैक्ट हो गए, सो दैट टू गेट द वर्क पीपल मूव टू टाउन और सिटीज़ फॉर वर्क। तो लोग टाउन या सिटी में क्यों जाते हैं? टू गेट द इनकम सोर्स। पोर्तुगीज जब थे तो पोर्तुगीज के टाइम पे गोवा, दमन एंड दीव उनके कंट्रोल में था। तो ये रीजन क्या था, ये रीजन कंटिन्यूसली बहुत फ्लरिश कर रहा था। एंड दिस वर द क्राउडेड प्लेसेस, दिस वेर लाइक बिग सिटीज एंड टाउन्स एट दैट टाइम। फ्रेंच जो थे उनकी कॉलोनीज जो थे वो चांदर नागौर एंड पौंडीचेरी में थे। तो ये भी रीजन उसकी वजह से क्या था कि ये रीजन एग्जैक्टली पॉपुलेटेड थे। ये छोड़कर भी एक्चुअली जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में तो ऑलमोस्ट इंडिया था। तो ऑलमोस्ट इंडिया के जो भी प्राइम लोकेशन थे, तो वहाँ अर्बनाइजेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। फिर हम पढ़ेंगे अभी डी अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन इन इंडिया का मतलब क्या है? ब्रिटिश एग्जैक्टली उनके खुद की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अडॉप्ट किया एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज। यानी कि जैसे उनका बिजनेस कैसे ग्रो करे, और इंडिया का इतना जो भी बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, तो उनका बिजनेस कैसे बंद हो जाए, सो दैट ब्रिटिश प्रोडक्ट कैन बी इजीली सोल्ड इन इंडिया। तो दैट वाज देयर स्ट्रेटेजी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया ग्रेट ब्रिटेन में। तो उसके बाद क्या हो गया, जो इंडियन फार्मर थे तो उनको फोर्स किया गया है ब्रिटिश द्वारा टू ग्रो ओनली कैश क्रॉप इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप। क्योंकि ये कैश क्रॉप क्या था, तो वो रॉ मटेरियल था ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए लंदन में। फिर उसके बाद द रॉ मटेरियल जो उन्होंने कैश क्रॉप लिया इंडियन फार्मर से, तो उसका प्राइस बहुत कम रखा था। और वो एक्चुअली दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं था उस टाइम फार्मर को, एंड दे वर नॉट अलाउड टू सेल देयर प्रोडक्ट टू एनी अदर। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आता था वहाँ से बन के ग्रेट ब्रिटेन से, तो क्या होता था कि वो एग्जैक्टली इंडिया में बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में या रेट में बेचा जाता था। तो इंडिया एक्चुअली वाज रिड्यूस टू द चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यानी इंडिया एक सोर्स ही बन गया था कि जो सिर्फ रॉ मटेरियल ग्रेट ब्रिटेन को सप्लाई करेगा, एंड उसके बदले में वहाँ से जो भी फिनिश गुड है वहाँ से वो हाई प्राइस में ले लेगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गए, आर्टिजन हो गए, तो ये जॉबलेस हो गए, उनको कुछ जॉब नहीं रह गया। और इंडियन इकोनॉमी जो था, जो इंडियन इंडस्ट्री, वो कम्प्लीटली रूइंड हो गया। तो जो फूड क्रॉप्स थे, तो फूड क्रॉप्स एक्चुअली ग्रो नहीं किए जाते थे इंडिया में ज़्यादा उस टाइम, ब्रिटिश के टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि थोड़ा भी अगर मान लीजिए फमाइन आ गया, ड्रॉट सिचुएशन हो गया, तो फमाइन बहुत जल्दी डेवलप हो जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो कंट्री में एक्चुअली बहुत सारे लोगों की जान जाती थी बिकॉज ऑफ फमाइन और शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ये कि इसके वजह से भी हो रहा था कि उस टाइम भी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी वो मॉडर्न नहीं थी। तो एग्जैक्टली जो भी बीमारी वगैरह लगती है क्रॉप्स को या एग्रीकल्चर में, तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा था। यानी कि जो क्रॉप है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे।
ब्रिटिश जो थे वो इंडिया पे रूल करते थे, तो उनके एग्जैक्टली 3 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे इंडिया में। तो बॉम्बे, जिसको अभी मुंबई कहा जाता है, मद्रास एंड कलकत्ता। तो एग्जैक्टली 3 बिग लोकेशन थे जहाँ से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि ये जो सिटीज़ है और उस सिटी के आजू बाजू का जो एरिया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। कलकत्ता की अगर बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764, तो इसको जब जीत गए ब्रिटिश, तो उसके बाद क्या हो गया कि होल बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया। तो उधर का कंट्रोल पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, ये सब कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। तो जब उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने गोविंदपुर जो जगह है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ एग्जैक्टली फोर्ट विलियम बनाया। तो जो ब्रिटिश इंडिया की जो भी कैपिटल थी तो वो कलकत्ता थी टिल 1911 तक, 1911 तक। तो तभी क्या था, पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो उसके अंडर में गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को उसके अंडर लाया गया इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, तो इसलिए बंगाल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। अगर हम बॉम्बे यानी अभी के मुंबई की बात करते हैं तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, तो उनको एग्जैक्टली वो दिया गया था बाय चार्ल्स टू, जो एग्जैक्टली जो किंग या प्रिंस कह सकते हैं हम ब्रिटिश इंडिया के। तो इंग्लैंड के एग्जैक्टली वो प्रिंस थे। तो उनकी शादी क्या हो गई कि पोर्तुगाल के जो किंग थे तो उनकी लड़की के साथ शादी हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि उनको डाउरी में जो ये था, तो पोर्तुगाल के कंट्रोल में मुंबई था, तो उनको वो डाउरी में मिला था चार्ल्स टू को। तो जैसे ही उनको डाउरी में मिला तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो बॉम्बे क्या हो गया कि नेवल बेस बन गया। और वहाँ क्या होती थी कि ब्रिटिश इंडिया की जो भी अलग अलग शिप्स होती थी, तो वो शिप्स क्या होती थी कि वो रिपेयरिंग के लिए आती थी। तो इसलिए भी आती थी क्योंकि क्या होता है, सामान भी भर के जाती थी, और प्लस यहाँ का इंडिया का जो भी चीप लेबर था, वो चीप लेबर वो आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते थे उसकी वजह से। तो जो मुंबई था वो एक्चुअली हेड था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल वेस्टर्न इंडिया का। तो वेस्टर्न इंडिया को जो ब्रिटिश थे वो कंट्रोल कर रहे थे थ्रू द बॉम्बे। तो उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या आ गया, यहाँ बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई और टेक्सटाइल मिल्स आ गई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का पॉपुलेशन बढ़ गया, ये सिटी ग्रो हो गया। इवन फर्स्ट कॉटन मिल जो था आया था इंडिया में, वो 1854 में मुंबई में आया था। उसके बाद मैरी टाइम ट्रेड बहुत बढ़ गया, रेलवे लाइन से भी बहुत सारा ट्रेड बढ़ गया, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ गया। इसकी वजह से ये सिटी क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर गई। मद्रास जो सिटी है, तो ब्रिटिश जो थे तो एक्चुअली इंग्लिश जो मर्चेंट थे वो इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल वो ईस्ट कोस्ट पे आए इंडिया के। तो उन्होंने सबसे पहला जो ट्रेडिंग पोर्ट वहाँ एस्टेब्लिश किया था, तो वो लोकेशन था मद्रासपट्टनम, जिसको लोकल लैंग्वेज में चेन्नापट्टनम ऐसा भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश जो थे तो ब्रिटिश ने उधर क्या हो गया, सेटल होने का राइट ले लिया फ्रॉम तेलुगु लॉर्ड्स। यहाँ के जो भी तेलुगु जो भी अमीर लोग थे या बिग लॉर्ड्स थे, तो वहाँ से उन्होंने उधर सेटल होने के लिए राइट्स ले लिए, और उसके बदले में उन्होंने उनको ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का और ट्रेडिंग करके देने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो मद्रास क्या हो गया, मद्रास एट दैट टाइम वाज इन द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। तो इसकी वजह से क्या हो गया, तो मद्रास को बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई करने की कोशिश किया बाय द इंग्लिश ब्रिटिश पीपल। तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ मद्रास में बहुत सारा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो फ्रेंच वेयर डिफीटेड, जब भी ब्रिटिश की एंड फ्रेंच की जब लड़ाई हो गई तो 1761 में फ्रेंच हार गए। तो फ्रेंच वेयर डिफीटेड इन 1761, इट बिकेम इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो इसके बाद क्या हो गया कि जो ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने उसको बहुत बड़े कमर्शियल सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हिल स्टेशन की बात करें तो ब्रिटिश जो थे वो एग्जैक्टली यूके से थे। तो उधर क्या है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो इनके लिए वो इंडिया का जो भी समर सीज़न या गर्मी है तो उनके लिए उतना आसान नहीं है। तो जब उनके लिए गर्मी समर सीज़न आसान नहीं है, तो क्या होता था कि समर सीज़न में जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिलोंग, ऊटी, कोडाईकनाल, ऐसे क्या है, ऐसे लोकेशन में वो क्या करते थे, समर रिजॉर्ट बन गए थे फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो 1864 में क्या हुआ था, वाइसरॉय जो जॉन लॉरेंस थे, तो उन्होंने पूरा अपना काउंसिल जो है, यानी कि जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो उनको एग्जैक्टली शिमला में शिफ्ट कर दिया एज अ समर कैपिटल। तो ऑफिशियल जो रेसिडेंस है अभी फ़िलहाल कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का, तो वो भी उनका रेसिडेंस भी कहाँ है, तो शिमला में ही है। फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी प्लांटेशन भी हिल स्टेशन में बहुत अच्छे क्वांटिटी में होती रहती है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होने के कारण माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम प्लेन्स टू द हिल एरिया होता है, और वहाँ क्या होता है धीरे धीरे जो विलेजेस है वो टाउन में और टाउन सिटीज़ में और सिटी बिग सिटीज़ में डेवलप होना चालू हो जाता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रिटिश के टाइम पे क्या होता था, अर्बन सेंटर जो होता था वो अर्बन सेंटर सिविल लाइन से भी होता था, उसमें सिविल लाइन्स भी होती थी और कैंटोनमेंट एरिया भी होता है। तो सिविल लाइन्स में कौन रहता था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो भी होते थे उनके रेसिडेंस होते थे या उनकी बिल्डिंग होती थे। उसके बाद जो कैंटोनमेंट एरिया है वो वहाँ यूरोपियन ऑफिसर्स रहते थे, यानी आर्मी ऑफिसर्स रहते थे, इवन आर्मी के सोल्जर्स रहते थे। उनके लिए क्या होता था कि अलग से प्रोविजन होती थी कैंटोनमेंट एरिया का। तो अर्बन सेंटर उस टाइम ब्रिटिश के टाइम पे सिविल लाइन्स एंड कैंटोनमेंट एरिया ऐसे दो जगह में डिवाइडेड था। तो ब्रिटिश के टाइम पे क्या एफर्ट किए गए, तो अलग अलग सिटीज़ को एक साथ जोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई, सो दैट दे कैन ट्रांसफर एंड डिलीवर गुड्स टू ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में भी वो बहुत सारा क्या करे, अपना सामान शिफ्ट कर सके, और ब्रिटेन से जो भी सामान आ जाए वो इंडिया के हर एक कोने में अलग अलग लोकेशन पे आसानी से पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग टाउन को, अलग अलग विलेजेस को कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके लिए बहुत सारे उन्होंने सिटीज़ डेवलप किए, बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप किए, बहुत सारे मार्केट डेवलप किए, जिसकी वजह से उनका जो भी प्रोडक्ट है ब्रिटिश का वो आसानी से इंडिया में सेल हो जाए, और जो भी इंडिया का जो भी रॉ मटेरियल है वो आसानी से यूके में आराम से ट्रांसपोर्ट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो पोस्टल सिस्टम जो है तो इंडिया में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन तो वो भी सेटअप किया था कलकत्ता टू आगरा इन 1853। एंड पब्लिक उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने पब्लिक वर्क्स, पाइप वाटर सप्लाई, सीवेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, प्लेग्राउंड, ये एग्जैक्टली जो भी उनका एग्जैक्टली कैंटोनमेंट एरिया था या अर्बन एरिया था, तो वहाँ क्या है कि जो भी ऑफिसर थे उनको अच्छा फैसिलिटी डेवलप हो जाए, उनका अच्छा केयर टेक हो जाए। तो इसके लिए विद दैट ऑब्जेक्टिव उन्होंने ये सारी एक्टिविटी चालू की। तो एक्चुअली क्या होता था कि उनको कंट्रोल करना, थोड़ा पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ रहा था, उसकी वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत अलग अलग जगह पे म्यूनसिपैलिटी डेवलप की, जिसकी वजह से म्यूनसिपैलिटी डेवलप की तो अलॉन्ग विद दैट यानी पब्लिक वर्क्स, पाइप वाटर सप्लाई, सीवेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, प्लेग्राउंड, ये छोड़कर भी एजुकेशन, सैनिटेशन, पब्लिक वर्क्स, ये अलग अलग काम किसको दिए गए, तो म्यूनसिपैलिटी को दिए गए। तो डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट था वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन था हर एक म्यूनसिपैलिटी का, और जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था तो उसको मदद करते थे अलग अलग कमिश्नर। तो दुनिया में इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे जो पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी वो मद्रास में सेटअप की गई थी बाय ब्रिटिश। तो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो भी वो कमाती थी म्यूनसिपैलिटी, तो वो एग्जैक्टली कहाँ था, एडमिनिस्ट्रेशन करने में एंड वॉर में, अलग अलग जगह में वॉर करने में, या वॉर का जो भी खर्चा है तो वो जो भी इंडिया से जो भी कमाई होता था वहाँ से दिया जाता था। जब इंडियन रेलवे लाई गई इंडिया में तो एग्जैक्टली क्या था कि जो भी क्विक मूवमेंट ऑफ द ट्रूप है, आर्मी के सोल्जर्स है, पुलिस है, तो उनके एग्जैक्टली जो ट्रूप है तो उनको अलग अलग कंट्री में डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट लोकेशन पे भेजने के लिए इंडियन रेलवे स्टार्ट किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी इंडिया का सामान है वो ब्रिटिश में यूके में, और यूके से मान लीजिए इंडिया में अगर लाना है तो उसके लिए भी कन्वीनियंस हो, इसके लिए भी इंडियन रेलवे वॉज सेटअप। तो जो फर्स्ट रेलवे लाइन है इंडिया में वो थी बॉम्बे टू ठाणे। प्रॉफिट जो भी रेलवे ने कमाए थे वो सारे के सारे इंग्लैंड को भेजे जाते थे। ये सारी डेवलपमेंट, ये जो भी अभी तक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट उन्होंने की थी ब्रिटिश ने, इट वाज फॉर देयर ओल वेलबिंग। बट इसकी वजह से क्या हो गया कि इंडिया डेवलप होने लगा, इंडिया की लोकेशन डेवलप होने लगी टेक्नोलॉजिकली, एंड इंडियंस इंक्रीजिंगली कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। यानी कि पहले क्या था, लोग क्या होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, बट इन सारी डेवलपमेंट की वजह से इंडियन इंक्रीजिंगली केम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। लोग एक दूसरे के साथ मिलने लगे, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने लगे। उसकी वजह से क्या हो गया, इट इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग देम। तो लोग जब मिलने लगे, बात करने लगे, तो लोगों को पता लग गया यार हम तो गुलाम है, हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से लोगों में जो एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कि हम एक है, ये भावना जागृत हो गई। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश इंडिया ने इसलिए स्टार्ट किया था सो दैट दे कैन कंट्रोल द इंडिया एंड कंट्रोल द पीपल इजीली। तो पुलिस फोर्स जो है तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो जो उस टाइम पे जो पुलिस था तो वो पुलिस वॉज बिंग द पुलिस फोर्स वॉज हेडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
और एग्जैक्टली जो इनिशियली हाई पोजीशन थी तो वो रिजर्व थी ओनली इंग्लिशमैन, यानी कि एट दैट टाइम क्या होता था कि कांस्टेबल के ऊपर जो भी रैंक है दैट वाज नॉट बीइंग असाइंड और वाज बीइंग गिवन टू द इंडियन पीपल। तो इंडियन जो पिनल कोड था टू कंट्रोल वापस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे से चले, इसके लिए उन्होंने इंडियन पिनल कोड लाया था 1860 में, और वो एग्जैक्टली फॉर्मुलेट किया था लॉर्ड मैक्यूली ने। उसके बाद जेल कोड भी डेवलप किया था उन्होंने, यानी कि जो भी पीपल जेल में अंदर बंद है तो उनको कंट्रोल करने के लिए टू एडमिनिस्टर द जेल, तो दे हैव जेल कोड आल्सो। दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली, जिसको हम न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो जो दिल्ली है तो ये ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली लोकेटेड था ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो इसमें एग्जैक्टली अभी तक 7 मेजर सिटी जो है वो अनअर्थ हो गई है, यानी कि अभी तक ढूंढी गई है कि इसके इधर क्या था कि अलग अलग 7 मेजर, जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो अलग अलग 7 मेजर सिटीज हमने पाई है। फ्रॉम इंद्रप्रस्थ टू शाहजहानाबाद तक हमने अलग अलग सिटी के यहाँ रिमेन्स देखे हैं। तो एडविन जो लुटिन थे उन्होंने डिज़ाइन किया था न्यू दिल्ली को, तो उसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी। उसके बाद 2 सेक्रेटेरिएट जो है तो उसको भी डिज़ाइन किया गया था, जैसे नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, तो उनको डिज़ाइन किया था हर्बर्ट बेकर ने। मुगल जो गार्डन है विच इज़ अ पार्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन जो अभी का राष्ट्रपति भवन है, उस टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिश के टाइम पे द ब्रिटिश वाइस रॉय वहाँ रहते थे। तो इंडिया जो गेट है तो वो भी ब्रिटिश ने बनाया था टू कमेमोरेट द सोल्जर हु लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर कंट्री। तो एग्जैक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी सोल्जर्स की शहीद हो गए थे या मार्टिरडम अचीव किया था उन्होंने, तो उनके मेमोरी में एक्चुअली इंडिया गेट को बनाया गया था। दिल्ली वॉज मेड कैपिटल इन 1911। तो यानी कि इसके पहले, दिल्ली से पहले जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश तभी कैपिटल उनका था कलकत्ता, तो कलकत्ता वॉज देयर कैपिटल। एंड न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली जो बनाया गया है वह लगभग उनको पूरी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए 20 साल लग गए। तो आज की जो दिल्ली है, जिसको हम अभी करंटली न्यू दिल्ली कहते हैं, जो हमारी कैपिटल है, दैट सिटी इज़ विथ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। तो यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है और देर इज़ अ परफेक्ट एमलगेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि हमें यहाँ ओल्ड बिल्डिंग्स भी मिलती है, ओल्ड मॉन्यूमेंट भी मिलते हैं, और जो नया जो बिल्डिंग है, नया जो स्टाइल है दिल्ली का, वो दैट आल्सो वी कैन ऑब्जर्व इन दिल्ली नाउ।